हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, एकदम कुशल मंगल और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। मैं अनुकूल कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में, जहाँ सिखाई जाती है मैथ्स बिल्कुल आसानी से। बेटा चैप्टर नंबर 6 के इंपोर्टेंट सवाल कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो में 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अभी लगभग 4-6 क्वेश्चन और है इंपोर्टेंट है। तो उनमें पहला क्वेश्चन है ये, इसको थेल्स पर में पूछा जाता है, काफी इंपोर्टेंट है, 4 या 6 अंक में आएगा। अगर ये क्वेश्चन करके नहीं गए तो समझो 4 या 6 अंक कट सकते हैं, क्योंकि ये इंपोर्टेंट सवाल है, पिछले कई वर्षों में आया भी है। लिखा है, यदि कोई रेखा एबीसी त्रिभुज की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D तथा E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के। जब भी ऐसा सवाल आएगा, करना क्या होगा, सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे हम, ज्ञात है। सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे, ज्ञात है, या इसकी जगह लिख सकते हैं दिया है। तो क्या ज्ञात है या क्या दिया है। लिखा है कोई रेखा है जो त्रिभुज एबीसी की, तो लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में की भुजाओं AB तथा AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा भुजा BC के समांतर है। त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज बना लेना, त्रिभुज एबीसी, यह त्रिभुज ए बी सी में ए बी और AC को डी और E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु D है, ये बिंदु E है, तो ये रेखा होगी ऐसे। और BC के कैसे, ये समांतर, BC के कैसे हो जाएगी बेटा, ये समांतर। ये लिख देंगे त्रिभुज एबीसी में रेखा DE भुजा BC के समांतर है, BC के समांतर है। या ऐसा लिख सकते हैं कि DE है जो, वो समांतर है किसके, BC के। और क्या दिया है कि जो AB तथा AC को D तथा E बिंदु पर काटती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ये DE रेखा DE भुजा AB को बिंदु D तथा भुजा AC को बिंदु E पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। अब दिया है हेडिंग के बाद, जो भी दिया होता है वो लिखने के बाद फिर हम डालते हैं हेडिंग अगली वाली, जिसको बोलते हैं बेटा सिद्ध करना, कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो अगली हेडिंग क्या डालेंगे, अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो सिद्ध करना है, साफ साफ लिखा है AD बटे BD, AD बटे BD बराबर है AE बटे EC के। ये हमें सिद्ध करना है। अब इस सिद्ध करना है के लिए रचना करनी होती है, तो अगली हेडिंग डलती है फिर रचना, इसी क्रम में हेडिंग डालेंगे। फिर क्या डालते हैं बेटा, रचना। रचना क्या करेंगे, यहां पर 2 रचना कर ले रहे हैं, एक तो D को C से मिला दो, एक B को E से मिला दो, दूसरा एक लंब डाल दो, किससे, E से, रेखा AD पर, और इसको नाम दे दे रहे हैं H। इसको नाम क्या दे देंगे, H। तो लिख देंगे हमने रचना क्या क्या की है, DC बा BE को मिलाया, DC बा BE को मिलाया, ये पहली। और दूसरी बात क्या है इसमें, AD पर भुजा AD पर EH लंब डाला,
ई एच लंब डाला। उसके बाद अगली हेडिंग डालते हैं बेटा उपपत्ति। अगली हेडिंग जो होती है हमारी वो क्या डालते हैं, उपपत्ति। उपपत्ति इसे बोलते हैं प्रूफ। अब चालू करते हैं। तो बेटा हमें दो भुजाएं लेनी है, जिन भुजाओं को लेना है उसी हिसाब से इसको सिद्ध करेंगे हम त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अब हमें जो जो लेना है, जैसे एडी लेना है, बीडी लेना है, एई लेना है, ईसी, तो इन्हीं भुजाओं पर बनने वाले त्रिभुजों को लेंगे। जैसे सबसे पहले हमें एडी की जरूरत है, एडी की, तो ए और डी इस पर बन रहा है, तो इससे त्रिभुज कौन सा बन रहा है, त्रिभुज ए डी ई। तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 1/2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब। तो 1/2 आधार हो जाएगा हमारा एडी, तो लिख देंगे एडी गुणा ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास में, देखो ये अगर आधार माना है, एडी क्या मानेंगे, आधार, तो इस आधार से जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, ई एच। कोई त्रिभुज बना होता है ऐसे, जैसे मान लेना ये त्रिभुज होता है ए बी सी, अगर बी सी आधार लेंगे तो लंबवत ऊंचाई सबसे यही तो होगी, ये वाली। अभी आधार क्या माना हमने, एडी, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारे पास में, ई एच। तो ऊंचाई किसको लिख देंगे यहाँ पर बेटा, ई एच को। सेम तरीके से त्रिभुज दूसरी भुजा कौन सी लेनी है इधर हमें, बीडी। कौन सी लेनी है, बीडी। तो बीडी भुजा ये है, तो यहां से त्रिभुज लिख देंगे डी बी ई। कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला, डी बी ई। ये त्रिभुज लिख देंगे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा यहाँ पर, बीडी। ऊंचाई यहाँ पर क्या होगी, अब बेटा ये त्रिभुज है, ये वाला, ये त्रिभुज बना हुआ। इसके लिए अगर ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई पहली बात तो ये लंबाई होती है, तो बल्कि आधार हमने कौन सा लिया, बीडी, तो ऊंचाई भी इस आधार से ही पड़नी चाहिए। तो ये जो ऊंचाई है, अगर इस रेखा को सीधा कर ले यहां तक, ये ले जाए यहां तक रेखा ये वाली, तो ये भी तो ऊंचाई त्रिभुज की कहलाएगी यहां से बाहर से। तो ऊंचाई भी इसकी भी कौन सी हो जाएगी, ई एच। तो इसकी ऊंचाई भी कौन सी लेंगे हम, ई एच। अब जो दोनों त्रिभुज निकाले एक तरफ के, हमें सिद्ध क्या करना है बेटा, एडी बटे बीडी। इसका मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना होगा, भाग। तो भाग कर देंगे अब, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल भाग त्रिभुज डीवी ई का क्षेत्रफल। एडी का क्षेत्रफल कितना, 1/2 एडी गुणा ई एच। डीवी का क्षेत्रफल कितना, 1/2 बीडी गुणा ई एच। ई एच से ई एच कैंसिल, 1/2 से 1/2 भी कैंसिल, तो बचेगा क्या, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीवीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एडी बटे बीडी के। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1। एक साइड की भुजाएं हमने देखो अनुपात बना लिया, अभी बनाना है दूसरी साइड की भुजा का अनुपात। तो सेम तरीके से बहुत ज्यादा दिमाग ना लगा के, जैसे हमने इसको बनाया है वैसे ही इस साइड में चलना है। पहले क्या लेना है, जैसे इधर से लिया था बेटा हमने कौन सा, एडी, तब त्रिभुज लिया था एडीई। अभी लाइन कौन सी लेनी है, आधार क्या बनाना है, एई, तब भी त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज एडी और ई। तो लिख देंगे इसी प्रकार, कैसे लिख लो, इसी प्रकार इसी प्रकार त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बराबर, अब आधार किसको मान लेंगे, एई को, क्योंकि हमको एई भी तो लाना है इधर। तो 1/2 आधार हो जाएगा एई, लंब सेम रहेगा ई एच,
दूसरी आधार कौन सा लेना है बेटा, ईसी। जब ईसी लेना है तब त्रिभुज कौन सा ले लोगे, अब आधार ईसी के लिए त्रिभुज कौन सा बनेगा बेटा, अब त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, डी ई और सी, डी ई और सी। तो त्रिभुज ले लेंगे ये वाला, त्रिभुज डी ई और सी का क्षेत्रफल लिख देंगे, इसको थोड़ा बड़ा लिख दे रहा है, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल। क्या होगा भाई, 1/2, आधार क्या ले लेंगे अब, ईसी, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, ई एच। सेम तरीके से त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल को सॉरी भाग दे देंगे त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल से, सेम जैसे इधर किया था, क्योंकि हमें ये दोनों भुजाएं किसमें लानी, बटे में, ये लानी है तो भाग देनी पड़ेगी, भाग दे दी। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा ई गुणा ई एच अपॉन में आ जाएगा 1/2 गुणा ई सी गुणा ई एच। ई एच से ई एच कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल बराबर होगा ए बटे ईसी के। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अच्छा, यहां पर एडीई, यहां पर भी एडीई, क्योंकि इन दोनों को बराबर करना है, एडी और बीडी बराबर ए बटे ईसी। यहां पर है डीबीई और यहां पर है डीईसी। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर हो जाए तब भी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना है। अब एक बात पता है हमको, क्या है कि ये जो डीई है ये समांतर है बीसी के। दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे पास में, एक है डीबीई और एक है डीईसी। दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार पर बन रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे, दोनों जो त्रिभुज हैं वो एक ही समांतर रेखा के बीच में है। तो ये 9th में हमने प्री पढ़ी थी कि समांतर, एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर। चूंकि एक ही आधार पर बने तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल के। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। अब हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बटे, इस वाली लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज एडीई, अच्छा डीबीई बराबर है डीईसी के, तो डीईसी की जगह डीबीई लिख सकते हैं आराम से। त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसके, ए बटे ईसी के। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 में भी लिखा है बेटा एडीई का क्षेत्रफल, इसमें क्या लिखा है हमारे पास, एडीई का क्षेत्रफल। समीकरण
इसमें भी लिखा है एडीई और डीबीई का क्षेत्रफल, दोनों ही एक जैसे ही हैं। जब किसी तीसरी चीज के बराबर दो वस्तु होती हैं तो आपस में भी वो कैसी होती हैं, बराबर। कल वाली वीडियो में बताया कई बार। इसका मतलब एडी बटे बीडी बराबर हो जाएगा एई बटे एसी के। एडी बटे बीडी बराबर होगा एई बटे ईसी के। यही हमें सिद्ध करना था। कोई समस्या है तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको कर लो नोट। और हाँ, एक चीज और सुन लो, ये यहाँ पर जो पूछा गया है ना अभी, एडी बटे बीडी और एई बटे ईसी, इसको और कैसे पूछा जाता है? इसकी जगह ऐसे पूछा जाता है एडी बटे, पूरा है ये लिखा है एडी और साथ में क्या था फिर एबी बराबर एई बटे एसी। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तब कैसे हल करेंगे? तब हल करने के लिए क्या करना है, पहले जो लिखा है ये इसका कर लो व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करने पर तो ये हो जाएगा बीडी बटे एडी और इधर हो जाएगा एसी, सॉरी ईसी होगा, ईसी ईसी बटे एई। ये हो जाएगा व्युत्क्रम करने, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा, उल्टा कर दिया हमने दोनों को। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों ओर एक जोड़ने पर ये हो गया बीडी बटे में एडी प्लस एक ईसी बटे में एई प्लस एक। अब इस एडी की इधर गुणा हो जाएगी, एई की इधर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बीडी प्लस एडी बटे में एडी। ये हो जाएगा ईसी प्लस एई और बटे में आ जाएगा हमारे पास एई। अभी बीडी और एडी, बीडी और एडी ये पूरी लाइन मिलाकर क्या बन रहा है बेटा, एबी। तो यहां लिख देंगे एबी बटे एडी, उधर बन रहा है एसी बटे, नीचे क्या होगा एई, सॉरी ईसी है, ईसी ईसी ईसी, अरे सही है बेटा यही है। तो ये नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में ए ई। हमें क्या सिद्ध करना था, एडी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ईसी, सॉरी एसी। अब यहां व्युत्क्रम किया था, दोबारा इसका व्युत्क्रम कर दो। पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर जैसे ही व्युत्क्रम करोगे एडी ऊपर आएगा, ए बी नीचे, एई ऊपर आएगा और एसी नीचे। यहां तक भी आ सकता है और इस तरह से इसको भी पूछा जा सकता है। तो कुछ नहीं करना, पहले व्युत्क्रम करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, आड़ी तिरछी गुणा, यहां से उठाकर मान लगाएंगे, उसके बाद पुनः क्या कर देंगे उसका व्युत्क्रम। तो सवाल यहां तक भी आ सकता है, सवाल यहां तक भी 4 या 6 अंक से कतई कम में नहीं आएगा। पक्का कर लो एकदम, एक बार रिवीजन कर लोगे, अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी मैं एक साइड से हो जा रहा हूँ, इसे नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अभी हमने बेटा इससे पहले थेल्स प्रमेय कर लिया था। अब एक और ये इंपोर्टेंट सवाल है, सवाल नंबर 2 है हमारे पास। ये इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंपोर्टेंट है। कैसे? सवाल दिया है बेटा, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा। ये जो बीसी है, इस बीसी के समांतर एक रेखाखंड है, पीक्यू खींच दिया, ये समांतर है दोनों। आगे दिया है यदि पीक्यू अनुपात, जो दिया है पहले उसको लिख ले, क्या क्या दिया है, पीक्यू समांतर है किसके, बीसी के। आगे दिया बेटा हमको पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 निकालना क्या है बेटा हमको, एपी अनुपात पीवी। दिया कौन कौन सा है, पीक्यू और बीसी, जो कि हम दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है बेटा ये वाला ऊपर छोटा, और एक बन रहा है पूरा ये, ऐसे बन जाएंगे। एक बन जाएगा ये ए पी क्यू, एक ये बड़ा वाला बन जाएगा ए बी सी।
इसमें पी क्यू का अनुपात दिया है किसके साथ, बीसी के साथ, ये बराबर है नहीं, अनुपात दिया है इनके साथ, पी क्यू का अनुपात किसके साथ दिया है, बीसी के, यानी छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है। दूसरे निकालना भी क्या है हमको, एपी और पीबी, एपी और क्या निकालना है, ये एपी है और ये पीबी, एपी और पीबी निकालना है, ए क्यू और क्यू सी इधर, यानी निकालना क्या है हमको बेटा, एपी और पीबी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बड़े वाले को दिया है, इसका मतलब बड़े और छोटे त्रिभुज में कोई ना कोई संबंध ढूंढना पड़ेगा, और वो किससे करते हैं, समरूपता से। कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में सवाल में हमको दिया गया है, क्या दिया है, कि जो पी क्यू है वो समांतर है किसके, बीसी के। और जब भी ऐसा होता है कि एक त्रिभुज है जिसमें किसी भुजा के समांतर दो भुजाओं काटती हुई कोई भी रेखा अगर उसके अंदर खींची जाती है तो वहां लगाते हैं बेटा थेल्स प्रमेय। तो लिख देंगे आगे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या है, थेल्स प्रमेय, इस एपी का अनुपात पूरा किसके साथ लिखेंगे, ये आधा और ये फिर पूरा। दो तरह से लग सकती है एपी, एक तो जहां से पॉइंट है वहां से भी लग सकती है एपी बटे पीबी, दूसरा आधा और ये पूरी दूरी लेके भी फिर में लग सकती है। मैंने ये भी सिद्ध करके दिखाई थी इससे पिछले वाले सवाल में, जब प्रमेय की थी तो वहां पर पहले तो ये पॉइंट से आधे सिद्ध किया था, उसके बाद उसके ऊपर में की थी व्युत्क्रम करने पर, तो उसी को लगाएंगे यहाँ पर, पहले ये आधा फिर ये पूरा। कितना आएगा बेटा, ए बी बराबर होगा किसके, ए क्यू बटे ए सी के, ए क्यू बटे ए सी के। अब बेटा त्रिभुज एबीसी में तो इतना कर सकते हो, इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब ले लो दो त्रिभुज है हमारे पास में, एक है हमारे पास त्रिभुज ये छोटा वाला और एक है ये बड़ा वाला, तो लिख देंगे त्रिभुज ए पी क्यू ब त्रिभुज ए बी सी में ए पी बटे ए बी बराबर है ए क्यू बटे ए सी के। ये जो ए पी है ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, ये जो ए बी है ये बड़े वाले की, ये छोटे वाले की ए क्यू और ए सी है इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया। अगर इनके बीच का ये कोण बराबर आ जाए तो ऐसे समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और हो भी सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो ए कोण है ये छोटे और बड़े दोनों में आ रहा है, यानी कि लिख सकते हैं हम कोण ए बराबर होगा किसके, कोण ए के, क्योंकि कैसा है ये बेटा, उभयनिष्ठ, यानी कि कॉमन, कॉमन है बराबर होगा। इसका मतलब लिख सकते हैं ऐसे एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज एपीक्यू समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एपीक्यू समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। इतना हम जानते हैं बेटा, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, बराबर, चूंकि त्रिभुज एपीक्यू एपीक्यू समरूप है त्रिभुज एबीसी के, इसलिए बेटा ये तीनों जो भुजाएं इन सब के अनुपात कैसे हो जाएंगे, बराबर, यानी कि हम लिख सकते हैं एपी बटे में क्या लिखा था हमने भी यहाँ पर, ए बी बराबर होगा ए क्यू बटे ए सी। और अब इसकी तीसरी भुजा कौन कौन सी बची, इसकी तीसरी भुजा बेटा पी क्यू और इसकी कौन सी है, बी सी, तो ये भी बराबर हो जाएगी किसके, पी क्यू बटे बी सी के। तीनों बराबर हो गई, ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। पी क्यू बटे बी सी का मान हमारे पास दिया था, कितना दिया, 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं अनुपात को, पी क्यू बटे बी सी, तो इधर वाला भी बटे में बदल जाएगा 1/3, यानी यहां से जो एपी का मान है वो कितना आ गया, 3, ए बी का मान कितना आ गया, सॉरी एपी का मान 1 और ए बी का मान कितना आ गया, 3, यानी कि जो एपी है उसका मान कितना आ गया बेटा, यहां से ये 1 आ गया, और ये टोटल ये कितना आ गया, 3। हमसे पूछा क्या गया, एपी और पीवी, तो एपी और पीवी निकालेंगे हम, तो
एपी अनुपात पीवी, एपी का मान 1। अब जो पीवी है वो कितना होगा, ये टोटल 3 आया है, इतना हिस्सा कितना रह गया बेटा 1, तो ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो कितना बचेगा 2। टोटल 3 है, ऊपर का हिस्सा 1, तो नीचे वाला कितना बचेगा 2, यानी पीवी का जो मान है वो आ जाएगा हमारे पास में 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1:2। ये सवाल ऑप्शन में भी कई बार आया है, तो ऑप्शन में जब आएगा तो तुम डायरेक्ट मान लोगे ये समरूप है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट मान लोगे ये समरूप है। जितना अनुपात इन दोनों भुजाओं का दिया होगा वही अनुपात छोटा और फिर ये पूरा बड़ा वाला लेके मान लोगे, छोटे वाले को लिख दोगे, बड़े वाले को 3। उसके बाद चाहे अनुपात इस छोटे के बड़े के साथ पूछ ले, चाहे छोटे के साथ, नीचे से कुछ चाहे इधर से पूछ ले चाहे इधर से, निकल जाएगा। तो डायरेक्ट वहां पर मान लोगे जैसा दिया है वैसा ही, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये सवाल 4 नंबर में आता है तब इसको इस तरह से करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। एक और लास्ट सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, उसको भी कर लेते हैं। पिछले साल भी आया है, 2025 में आया हुआ है, उससे पहले भी आया एक आध बार, इसको भी कर लेंगे। कैसे लिखा बेटा, आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस जो दिया है पहले उसको लिख लो। क्या क्या दिया है देखो, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के, कोण 1 बराबर दिया है कोण 2 के। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब इसे हल करना चालू करेंगे। बेटा क्यू आर बटे क्यू एस दिया है क्यू टी बटे पी आर के बराबर, कोण 1 बराबर दिया है कोण 2 के, पी क्यू एस बराबर समरूप सिद्ध करना है टी क्यू आर के। त्रिभुज देख लो कहा, ये पी क्यू एस, ये छोटा सा एक त्रिभुज है ये वाला, उसके बाद टी क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ये। इसके समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए पहली बात तो ये 2 चीजें दी हैं, इनको ध्यान से देखो। क्यू आर दिया है किसके साथ, क्यू एस के साथ, ये है क्यू आर, इसके साथ दिया है क्यू एस के साथ, इस छोटी वाली भुजा के साथ। इसका मतलब ऊपर लिखिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा, नीचे लिखिए छोटे वाले त्रिभुज की भुजा। तो बड़े का अनुपात किसके साथ दिया है, छोटे के साथ। दूसरी बार क्या लिखा है, क्यूटी, ये क्यूटी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, बटे में क्या लिखा है पी आर, लेकिन पी आर नहीं, यहां पर भी किस त्रिभुज की भुजा होनी चाहिए, छोटे वाले की। यहां पर एक छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ले आएंगे, 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी, कोई एक कोण बराबर कर देंगे, तब हमारी जो समरूपता वो लग जाएगी एस ए एस समरूपता, जिससे त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप सिद्ध। देखो कैसे करना है, जो दिया है उसको लिखो। मान लो समीकरण 1 दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर के। आगे दिया कोण 1 बराबर है कोण 2, कोण 1 बराबर है कोण 2 के। अगर कोण 1 बराबर है कोण 2 के त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तब जब 2 कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी बेटा, बराबर। कोण बराबर तो ये दोनों भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी, बराबर। इसका मतलब लिख सकते हैं जो पी आर है वो बराबर है पी क्यू के, पी आर बराबर होगी किसके, पी क्यू के। इसको मान लो समीकरण 1, और ये जो पी आर का मान है पी क्यू वो उठा के रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे पी आर बराबर पी क्यू। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, पी आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पी क्यू। अब ये जो पी क्यू है ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है, 2 भुजाओं को तो हमने समानुपाती कर लिया। अब इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, एक ये वाली भुजा ली और एक ये, इस कोण को और बराबर दिखाना है। अच्छा ये कोण छोटे वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, इसका मतलब ये उभयनिष्ठ है, तो कोण भी ये बराबर हो जाएगा। अब जो त्रिभुज सिद्ध करने हैं समरूप उनको लिख लो, लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू एस व त्रिभुज टी क्यू आर में
ये हम सिद्ध कर चुके हैं क्या, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू के, ऊपर सिद्ध किया है। या सिद्ध कर चुके हैं ये लिख सकते हो, ये सिद्ध कर लिया है हमने। उसके अलावा कोण 1 बराबर होगा कोण 1 के, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। दो भुजाएं बराबर है, सॉरी समानुपाती हैं, और उनके ही बीच का कोण बराबर है। इसका मतलब लिख सकते हैं एस ए एस समरूपता की कसौटी से त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर के। यही हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध कर दिया है। बेटा ऐसे ही ये चैप्टर 6 के हमने सभी सवाल कर लिए हैं। 4 सवाल किए थे क्लास नंबर 1 में, यानी इससे पहले वाली क्लास में, और ये 3 सवाल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो कर लिए इस वाली क्लास में। बाकी अगले बढ़ेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।